अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एनईटी एंट्री टेस्ट डे 3 और 8 सितंबर 2021 केमिस्ट्री के जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको पहले डिस्कस करेंगे। पहला एमसीक्यूज है बेंजीन कंटेन्स डैश सिग्मा बॉन्ड्स। तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि बेंजीन का जो फॉर्मूला वो होता है C6H6। सही है, यानी 6 कार्बन आ रहे हैं और 6 हाइड्रोजन आ रहे हैं। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है +4, यानी वो 4 बॉन्ड्स बनाएगा। अब आपको इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, नहीं भी याद तो आप ये याद रखें कि कार्बन की क्या है +4 की वैलेंसी है, यानी वो 4 बॉन्ड्स बनाएगा 1 2 3 और चौथा बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ बना लिया। क्यों? हमारे पास 6 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं और 6 कार्बन्स हैं। जब अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो आप फ़ौरन ड्रॉ कर लें, वरना आप जिस तरीके से मैंने बताया वैसे ड्रॉ करें। अब आप ये देखेंगे नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं। तो आप ये एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक ये यानी डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा बॉन्ड होता है। सही है, और डबल बॉन्ड इटसेल्फ वो एक पाई बॉन्ड भी होता है। तो एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, ये 2 हो गए, 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड आपको यहाँ मिल गए, और 6 सिग्मा बॉन्ड आपको हाइड्रोजन वाले बॉन्ड्स मिल जाएंगे जो हाइड्रोजन बना रहा है कार्बन के साथ। तो आपके पास टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। सही है भाई। अगर वो आपसे पूछ ले कि पाई बॉन्ड्स कितने हैं, तो मैंने आपको बताया कि डबल बॉन्ड जो है वो एक पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड्स थे, तो 3 पाई बॉन्ड्स होंगे। सही है भाई। अब फॉर्मूला पूछ रहे तो C6H6। अच्छा जी, अच्छा ये भी याद होना चाहिए कि C6H6 जो है वो किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। ये जो है कौन सी फैमिली है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि C2H8 है तो ये कौन सी फैमिली है, ये इथेन फैमिली है। तो इसी तरीके से C6H6 कौन सी फैमिली है, तो ये हेक्सेन फैमिली है, हेक्सीन फैमिली है या हेक्साइन फैमिली है। कौन सी फैमिली है तो आपको यू चूज़ करना होगा। सही है, तो ये भी देख लीजिएगा। प्रोडक्ट फ्रॉम द टोलेंस रीजेंट इज़, तो इसमें आएगा सिल्वर मिरर। सारा एमसीक्यूज है सिल्वर मिरर। एल्यूमिनियम डोंट रिएक्ट विद O2 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, देखें एल्यूमिनियम जब फर्स्ट टाइम रिएक्ट कर रहा होता है ना तो वो बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बनता है। उसके बाद क्या होती है कि एक लेयर बन जाती है जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है कि मज़ीद वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर सकता। सही है, वहाँ पर एक ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो जाती है जिसकी वजह से एल्यूमिनियम ऑक्सीजन लेयर से O2 से यानी रिएक्ट नहीं कर पाता। तो वो लेयर कौन सी होती है, ऑक्सीजन लेयर। ऑक्सीजन की वजह से बन रही होती है ऑक्सीडेशन की वजह से, तो वो कहलाती है ऑक्साइड लेयर। ऑक्साइड लेयर बन गई ड्यू टू ऑक्सीडेशन। अच्छा, द ओनली थिंग कॉमन इन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13। अब आप ये देखें कि ग्रुप 13 की कॉमन चीज़ें पूछ रहा है, तो ग्रुप 13 के पहले एलिमेंट्स बता दें कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं, तो मैंने 2 एलिमेंट्स आपको यानी समझाने के लिए यहाँ पर एलिमेंट्स लिख दिए, एल्यूमिनियम और बोरॉन। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। तो अगर आप नोट करें एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर 13 है उसके अगर वैलेंस यानी आप नंबर ऑफ़ शेल्स कितने बनेंगे। सही है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेकंड शेल यानी एल शेल में 8 आ गए, एम में 3 आ गए। सही है, तो वैलेंस शेल में कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये याद रखिएगा। 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में यानी एम में। इसी तरह बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, तो के में 2 आ गए, एल में 3 आ गए। तो इसका जो वैलेंस शेल बना वो एल बना, और इसका जो एल्यूमिनियम का वैलेंस शेल बना वो एम शेल बना। लेकिन वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 थे, यानी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में भी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, इस बोरॉन के वैलेंस शेल में भी 3 इलेक्ट्रॉन थे। इसी तरीके से जो बाकी ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं ना, जब उनके आप इसी तरीके से शेल्स फॉर्म करेंगे तो उनके जो वैलेंस शेल बन रहे होंगे वो चेंज होंगे, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें चेंज आ रहे हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बोरॉन में भी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेकिन वैलेंस शेल चेंज है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं। अगर वो पूछ ले कि चेंज क्या चीज़ आ रही है, तो वैलेंस शेल भी चेंज आ रहे हैं, और भी चीज़ें बहुत सारी होंगी, चीज़ें तो चेंज आ रही होंगी, लेकिन सिमिलर बहुत कम होती हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास सेम आ रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि एल्यूमिनियम और बोरॉन का ही आप कंपैरिजन करके देखें। आप जितने भी ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं ना, उन सबको एग्जाम्पल्स को उठाइएगा, उनके एटॉमिक नंबर इसी तरीके से लिख के आप शेल्स फॉर्म कीजिए। तो जब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखेंगे ना, तो सब में 3 लास्ट शेल को कहते हैं वैलेंस शेल, और लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो लास्ट के जो शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना सबके, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स के, वो सबके 3 आ रहे होंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कॉमन हो गए सब में। एलिमेंट हैविंग लीस्ट मेटेलिक कैरेक्टर। अब ये देखें कि अब जब भी आप डाउन मूव कर रहे होंगे ना, तो आपके पास एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, यानी आपके पास नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते जाएंगे। यानी अगर फॉर एग्जांपल पहले शेल था के शेल था, जब आप डाउन मूव करते जा रहे हैं तो के के बाद एल भी आ गया, के बाद एल भी आ गया, फिर मज़ीद आपने मूव किया तो के बाद एल एम
M आता गया, फिर N आ गया, फिर मज़ीद इस तरीके से शेल्स बढ़ रहे हैं। जब शेल्स बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता जा रहा है। पहले एटॉमिक रेडियस जब K था सिर्फ, अगर आप ये नोट करें तब K था सिर्फ, तो K में कितना था, इतना सा रेडियस था, सही है, R रेडियस। अब जब K के बाद L आया तो मज़ीद रेडियस बढ़ गया, फिर M आ गया तो फिर मज़ीद बढ़ गया, फिर जब N आएगा, यानी आप मूव कर रहे हैं डाउन, तो आप क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता जा रहा है। अब लेकिन जो प्रोटॉन्स हैं, क्या प्रोटॉन्स की जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, या जो फोर्सेस वो लगा रहे हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड करने की वजह से, कि जो होल्ड ये आपके एटम के अंदर ही रहें, क्या वो फोर्स जो है वो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस डिक्रीज़ नहीं होगी? बिल्कुल होगी। देखें, जब एटॉमिक रेडियस बढ़ता जा रहा है ना, तो जो प्रोटॉन की कशिश है ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर, या प्रोटॉन की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या प्रोटॉन की जो ग्रिप है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो कम होती जाएगी विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है, वो अट्रैक्शन, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो होल्डिंग पावर वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या है, वो लूज़ होते जा रहे हैं। वो ईजीली जो लास्ट के जो शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, उनके ऊपर अट्रैक्शन कम होगी। जैसे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किस पर होगी, के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा होगी। फिर उससे कम कितनी होगी, L पर होगी, फिर उससे कम M पर होगी, फिर उससे कम जो M के बाद का शेल है N, उस पर होगी। तो जो लास्ट के शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो ईजीली इस एटम से थोड़ी बहुत एनर्जी जैसी आप प्रोवाइड करेंगे, वो ईजीली यहाँ से निकल जाएंगे, तो वो लूज़ होंगे यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूँ जो सबसे यहाँ पर पूछा गया सबसे ज़्यादा कम मेटालिक कैरेक्टर किस में होता है, तो वो होता है फ्लोरीन में। किस में होता है भाई? फ्लोरीन में। फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा होता है। और अगर वो पूछ ले कि सबसे ज़्यादा होता किस में, सबसे ज़्यादा किस में होता है, हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर, वो तो आयोडीन में होता है, सही है। और अगर वो पूछ ले कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस में होती है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस में होती है, तो वो होती है फ्लोरीन में। अच्छा, मैंने आज जैसे आपको बताया कि जब आप पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम टॉप टू डाउन मूव करेंगे ना, सही है, तो आपके पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होगा और मेटालिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, और मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होता जाएगा। तो ये भी याद रख लीजिएगा, हो सकता है इस तरीके से पूछ ले। लेकिन इसने पूछा कि सबसे ज़्यादा हम कम किस में है, बस। द एलिमेंट्स इन लैंथर्नाइट्स एंड एक्टिनाइट्स आर 14 होते हैं, 14 होते हैं दोनों में, सही है। द टोटल प्रेशर ऑफ अ सिस्टम इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल कॉम्पोनेंट्स, दिस स्टेटमेंट इज दैट। बहुत आसान है, डाल्टन्स लॉ की स्टेटमेंट है। आपने क्या करनी है, आपने बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट भी देखें, चार्ल्स की भी देखें, डाल्टन्स की भी, एवोगाड्रो, सबकी स्टेटमेंट देख के फिर जाना है इंट्रो टेस्ट में, जो सेकंड टेस्ट होने जा रहा है। अच्छा, फिलहाल तो ये जो स्टेटमेंट है, ये डाल्टन्स लॉ की स्टेटमेंट है। ग्राम्स लॉ की भी देखिएगा, एवोगाड्रोस लॉ की भी देखिएगा कि उनकी स्टेटमेंट क्या है, सही है, आ सकता है ऐसा नहीं कि MCQs। स्ट्रॉन्गर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज डैश विद बी दी वेपर प्रेशर। अच्छा, वो ये कहना चाह रहे हैं MCQs में, क्योंकि अब बच्चों को अब ज़्यादा मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन यहाँ शायद ना कर सकूँ, लेकिन इसका जो मतलब है वो ये कहना चाह रहा है कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, अगर किसी, जैसे आपके पास कोई भी लिक्विड है फॉर एग्जांपल, उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो क्या वो ईजीली वेपर में कन्वर्ट होगा, क्या वो ईजीली अपने उसका बॉन्ड टूटेगा और वो अपने फेस को चेंज करके लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा? नहीं। जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, यानी वो बहुत, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बहुत बहुत क्लोज हैं, उनका जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यानी ईजिली वो अपना फेस चेंज नहीं करेगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा यहाँ पर। इसीलिए मैंने कहा कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जब भी ज़्यादा होती हैं, आपका वेपर प्रेशर कम होता है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होंगी, यानी आपको उसका बॉन्ड तोड़ने में जो पावर लगेगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो कम लगेगी, तो वो इजीली क्या है, फेस चेंज हो जाएगा, वहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम तो वेपर प्रेशर ज़्यादा, वेपर प्रेशर कम तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा, दोनों आपस में अपोजिट हैं। क्यों? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा है तो बॉन्ड तोड़ने में जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है वो बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब वो उसका बॉन्ड इजीली टूटेगा नहीं, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, वो अपना फेस कम जल्दी चेंज नहीं करेगा, फेस चेंज हो ही नहीं सकेगा, सही है, क्योंकि उसके बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन अगर यही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आपकी वीक होती तो उसका बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाएगा और वो अपना फेस चेंज कर लेगा। द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड C3H4 विच कंपाउंड बिलोंग्स। देखें, हमारे पास 3 तरह के ग्रुप्स होते हैं। अब जैसे मैं बात करूँ मिथेन, फिर मिथीन और मिथाइन, सही, इस तरीके से। अब ये क्या है, C3 है, यानी ये C3H4 है, यानी ये दिया हुआ है आपको प्रोपाइन। तो आपने ये जो ऑप्शन दिए हैं ना, गिवन ऑप्शंस, ये दिया हुआ है आपको इथाइन, यानी वो कह रहा है कि सेम ग्रुप कहाँ पर है, सेम ग्रुप कहाँ पर है।
ये दिया हुआ है आपको प्रोपीन दिया हुआ है आपको, ये आपको दिया हुआ है इथेन, ये दिया हुआ है, सॉरी ये इथीन दिया हुआ है, ये इथेन दिया हुआ है। यानी आपको देखें आप ग्रुप कौन सा सेम है, आखिर में वाई एन ई आ रहा है, ये आपका है ग्रुप वाई एन ई, ये सेम ग्रुप है, तो आपका ये राइट आंसर है, ऑप्शन है। क्यों? प्रोपाइन यानी ये एक ग्रुप है और ये जो ऑप्शन है ना, ये इसी के ग्रुप से बिलोंग करता है, C2H2। तो इनका फार्मूलाज क्या होते हैं भाई, ये भी देख लीजिएगा कि फार्मूलाज क्या होते हैं। तो ये बाकी क्या थे, प्रोपीन दिया हुआ है, एथीन दिया हुआ है, एथेन दिया हुआ है। अगर ये होता है ना प्रोपीन का फार्मूला दिया होता तो फिर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होता है, फिर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन गिवन होता। अगर मैं ऐसे कहूँ कि C2H8 सही है और C3H9, ये दोनों एक ग्रुप हैं। अब क्यों? इथेन और प्रोपेन दोनों एक ग्रुप हैं, इस तरीके से याद रखें। द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विल बी ऑफ, फ्लोरीन है F2। अगेन वही वाली बात आ गई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वाली, इसमें इतनी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं कि जिसकी वजह से बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं होता। अब इसमें क्या है कि इंटरमोलिकुलर जो इंटरन्यूक्लियर करीब होने की वजह से ना इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, तो जिसकी वजह से आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड F2। तो रिमेनिंग MCQ तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं।